हाय डियर बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर, यहाँ पर उसका 7वां लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशंस के टाइप, कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके कंप्लीट किया है। शॉर्ट वीडियो करने से मेरा यहाँ पर मतलब यही रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर पीरियड वाइज क्लास करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर एक वीडियो में 2-3 टॉपिक कर लेते हैं तो उनके सारे सवाल करने पड़ते हैं। हम यहाँ पर आपको जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे टर्म्स में, ताकि उसके ढेर सारे क्वेश्चन करो और एक वीडियो करके उसे क्वेश्चन करो, कंप्लीट करो, फिर आओ सेकेंड वीडियो, अगला वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये मत समझना कि बहुत सारे पार्ट में आप वीडियो ला रहे हैं। तो यहाँ पर 4-5 वीडियो 6 वीडियो में हम सॉल्यूशन को खत्म करने वाले नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जितने पीरियड का क्लास होता है। अगर सॉल्यूशन हमारा 20 पीरियड का है तो हमारा वीडियोस भी उसी ढंग से 18-20 वाला वीडियोस भी रहेगा। ठीक है, ताकि आप पीरियड वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई करो, उनके सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स का, फिर आगे आप नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जेई का करोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप करते रहना। हालांकि यहाँ पर ये है कि आप जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस तो आप लोग आराम से कर सकते हो। नीट में तो आप एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जेई मेंस की तैयारी भी आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है अब यहां पर क्या है कि आज का जो हमारा 7वां लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का, ये वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। ठीक है, लेके आए हैं आपके लिए हम वेपर प्रेशर। हालांकि ये बहुत ही इजी टर्म है, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन आज बहुत सारे कंडीशंस, वेपर प्रेशर क्या होते हैं, उनके क्या सब कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे यहाँ पर आज के वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का 7वां लेक्चर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग हेडलाइन दोगे तुम लोग, वेपर प्रेशर, बहुत सुना सुना लगता है नहीं जी। वेपर प्रेशर नाम जो है बहुत ही सुना सुना लगता है। चलिए वेपर प्रेशर छोड़िए, पहले हम बात करते हैं वेपर से। पहले बात करते हैं हम यहाँ कहां से, वेपर से बात करते हैं। तो वेपर किसे कहते हैं। अगर वेपर की कोई भी बात करता है तो जनरली आप लोग के मन में एक ही बात आती है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन से ही वेपर काउज होता है। नहीं, वाष्प जब बनता है, जब हम किसी किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड जो है गर्म होकर के उनके सरफेस पर से इवेपोरेशन होना शुरू होता है, और उसी से क्या बन जाता है, वेपर बनता है। वेपर जो बनता है वो लिक्विड, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक लिक्विड है, यहाँ पर मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल बल्क में भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर सरफेस पर भी होता है। सरफेस का मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जब इसको हम लोग हीट यहाँ से करते हैं तो हीट करने से जो यहाँ पर ये वेपर निकलता है, ये जो निकलता है, ये सरफेस पर के मॉलिक्यूल ये बाहर की ओर निकलते हैं। प्यारे बच्चों, सरफेस का मॉलिक्यूल जो बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के बाद जो ये गैसियस सब्सटेंस ऊपर में मिलता है, ये हम लोग का कहलाता है वेपर। क्या कहलाता है, वेपर कहलाता है। अब बात है यहाँ पर ये सरफेस वाला ही मॉलिक्यूल क्यों। बात यहाँ पर ये है कि सरफेस, देखो यहाँ पर अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को ध्यान दें तो कुछ बातें हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मान लो पूरा लिक्विड है, सभी लिक्विड यहाँ पर मान लो कि अगर ये वाटर है तो सारी सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर के ही हैं। ठीक है, नो डाउट सभी मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, वाटर के ही है। लेकिन इनके बावजूद इस मॉलिक्यूल में बल्क मॉलिक्यूल, ये जो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पर बल्क मॉलिक्यूल, और ये जो दिख रहा है तुमको सरफेस मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा यहां पर दोनों में फर्क होता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जाहिर सी बात है जो हमारा यहां पर सरफेस मॉलिक्यूल होगा, यहां पर देखोगे बल्क मॉलिक्यूल जो यहां पर है वो हर तरफ इसको चारों बगल इसके लिक्विड से, ये मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो हर तरफ का लिक्विड जो है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल भी जो है हर तरफ से अट्रैक्टेड हो रहा होगा। नहीं, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हर तरफ का मॉलिक्यूल इस पर सेम फोर्स लगा रहा होगा, सब तरफ से खींच रहा होगा इसको। लेकिन अगर सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर जो है केवल ये नीचे की तरफ वाटर है, नीचे की तरफ इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो जब ऊपर नहीं है कुछ, तो यहाँ ऊपर की ओर तो फोर्स काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो लेसर फोर्स फील करता है देन मॉलिक्यूल्स इन द बल्क।
बल्क के मॉलिक्यूल की तुलना में सरफेस का मॉलिक्यूल जो होता है वो जो है कम फोर्स महसूस करता है, और जिसके कारण से यहां पर क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। वैसे भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे, क्यों होती है? सिंपल सी बात है भाई, ये सरफेस पर आया कैसे? नीचे से, अगर ये नीचे मॉलिक्यूल होगा, नीचे से दौड़ते दौड़ते ये सरफेस पर कैसे आ गया? सभी मॉलिक्यूल्स को एकदम साइड करते हुए, लड़ते झगड़ते ये ऊपर की ओर आ गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहां पर यह हो गया कि इसी प्रकार से यहां पर सरफेस का मॉलिक्यूल बल्क के मॉलिक्यूल से डिफर होता है। और यही जब यहां पर हम लोग हीट करते हैं तो हीट एनर्जी जब जाती है तो कहीं ना कहीं सरफेस का मॉलिक्यूल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये पहले स्कैप करना शुरू कर देता है, और यही जो स्कैप करता है तो जो मटेरियल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर फेज ऑफ दिस लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, तो वेपर जो यहां पर ये आता है ये केम फ्रॉम, कहां से आता है, तो केम फ्रॉम इवेपोरेशन। ये वेपर जो मिलता है वो किससे मिलता है, इवेपोरेशन से मिलता है। अब यहां पर हम बात करें, यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर देख ले यहां पर, तो यहां पर जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल फील लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। ये सब पॉइंट आप लोग भी नोट कर लोगे। ठीक है, नंबर 2, अब जो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो यहाँ पर जो है सरफेस का मॉलिक्यूल कम बाहर के मॉलिक्यूल होल्ड करके पकड़े हुए हैं, जबकि बल्क का मॉलिक्यूल को हर तरफ से पकड़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सरफेस की ज्यादा होगी। तो सरफेस का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज हाई, और इसी को हम लोग सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं, सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। सरफेस टेंशन तो आप लोग पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, बोलो सर पढ़े तो नहीं, किताब में था बस। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, सरफेस टेंशन नहीं पड़े। तो सरफेस एनर्जी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल होता है, जनरली इसको हम लोग सरफेस एनर्जी यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सरफेस मॉलिक्यूल की वो ज्यादा होती है क्योंकि ये कम फोर्स फील करता है, और इसी कारण से यही जो है इवेपोरेट होकर के क्या कन्वर्ट होता है, वेपर में ये कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग को वेपर मिलता है। अब जाहिर सी बात है, हम अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो समझो यहां पर प्रेशर कभी भी, ये जो हमारा ये जब वेपर एस्केप कर रहा है, अभी बर्तन तो खुला खुला बर्तन है, जब यहाँ पर ये कंटेनर हमारा खुला खुला है तो ये वेपर तो निकल जाएगा यहां से। जब वेपर निकल जाएगा तो अंदर में यहाँ पर जो प्रेशर की बात अगर होगी तो ये प्रेशर प्रेशर जो होगा यहाँ पर वो तो ना के बराबर, यानी कि प्रेशर तो लगेगा ही नहीं। जब बर्तन ही खुला खुला है तो सारा वेपर क्या हो जाएगा, निकल के बाहर निकल जाएगा। तो क्या प्रेशर एग्जर्ट कर पाएगा अंदर में, नहीं कर पाएगा। तो वेपर प्रेशर की जब भी बात होती है तो वो क्लोज्ड कंटेनर में होती है, ओपन कंटेनर में ये बात नहीं होती है। तो हम लोग भी यहां पर मान लीजिए, यहां पर हम लोग अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ध्यान दोगे यहां पर, मान लो यहां पर ये हमारे पास कंटेनर है और इस बार इसको हम क्लोज कर दिए, क्या कर दिए, इसको हम लोग क्लोज कर दिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यहां पर कुछ लिक्विड को लेकर आए हैं, लिक्विड को यहां पर लेके आए हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहां से हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो यहां से वेपर बनेगा और वेपर बाहर की ओर निकल नहीं पाएगा। जब बाहर की ओर ये वेपर एस्केप नहीं कर पाएगा, यहां पर एस्केप वेपर नहीं कर पाएगा बाहर की ओर, तो क्या होगा, ये अंदर में ही जाकर के एकदम अफरने लगेगा। अंदर में अफरना समझते हो ना, अंदर में जो है ना ये पूरा एकदम करना शुरू कर देगा। जब ऐसा करेगा तो सिंपल सी बात है, वेपर का अमाउंट बढ़ेगा अंदर में, तो ये अंदर से जो वेपर का एक खास प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी क्लोज कंटेनर की बात होती है तो यहां पर हमारा जो है ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जब यहां पर कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में, लिक्विड टू गैस में जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो यानी कि यहां पर इवेपोरेशन भी हो रहा होगा
और चूंकि कंटेनर क्लोज है इसलिए यहां पर जो वेपर बन रहा होगा वो वेपर ढक्कन जाकर के आप देखते होंगे कि जब क्लोज कंटेनर होता है तो जो वेपर बनता है वो अंदर से फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के अंदर में ही ड्रॉपलेट के रूप में गिरना शुरू कर देता है और इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये भी हो रहा होगा और जाहिर सी बात है जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस हो लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस हो वहां पर इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। क्या इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम जब क्लोज कंटेनर में, आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे, इक्विलिब्रियम हमेशा जो अटेंड होता है वो कौन से कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में ही होता है, ठीक है ना। और यानी कि यहां पर ये फेज इक्विलिब्रियम है तो यहां पर क्या हो रहा है कि लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड यहां पर जब कन्वर्जन होगा और जब यहां पर इक्वल अमाउंट में लिक्विड से गैस ही बनेगा और गैस से लिक्विड ही बनेगा तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पर बोलेंगे। यानी कि वेपर प्रेशर जो हम लोग यहां पर चेक आउट करेंगे वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा एंड एट इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी कि कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, है ना, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज कह सकते हैं हम लोग, है ना, इन द क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलेंगे। यानी कि किसी भी क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो लिक्विड के वेपर्स बनते हैं उनके जो प्रेशर की अगर बात करें कंटेनर के अंदर में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वेपर प्रेशर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलेंगे। वेपर प्रेशर जो किसी लिक्विड का होता है वो कंटेनर के बड़ा या छोटा होने से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि जो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, अमाउंट ऑफ वेपर पर यूनिट एरिया होगा। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमारा अगर कंटेनर बड़ा सा होगा तो भी वेपर ढेर सारा निकलेगा, वेपर हर तरफ से वेपर निकलेगा, फिर भी पर यूनिट एरिया जो वेपर का अमाउंट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो कंटेनर के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, डिपेंड किस चीज पर करता है, तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा कि ये लिक्विड जो है वाटर है कि अल्कोहल है कि बेंजीन है कि एसिटिक एसिड है कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, क्या है नहीं है। सभी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग होते हैं और सबके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर यहाँ पर वेपर निकलेगा। देख लो ना यहाँ पर ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पर टाइटली पकड़ के बैठे बैठे रहेंगे अगर अंदर में, तो वहां पर जो है वेपर कम निकलेगा। क्या काइनेटिक एनर्जी वहां पर लो होगी, मॉलिक्यूल की वेपर कम निकलेगा। और जहां पर ये मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, वीक फोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा, वहां पर वेपर बनना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो वेपर जो बनता है, वेपर प्रेशर की अगर बात करें हम लोग तो वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड पर, टेम्परेचर पर भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर समझते हो ना, अगर हम यहाँ पर हीट ज्यादा बढ़ाए तो ज्यादा वेपर निकलेगा। क्या पानी में तुम देखते हो ना, गैस का वॉल्यूम जो है, जब तुम्हारे यहाँ गेस्ट आते हैं और तुमको 2 मिनट में चाय बनाना पड़ता है तो क्या करते हो, एकदम पूरा एकदम वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम को एकदम हाई कर देते हो, क्योंकि तुम हीट ज्यादा दोगे तो वहां पर ज्यादा वेपर बनेगा, ठीक है। देखते हो वेपर बनते हुए, और वही हीट कम रखेंगे तो वेपर भी कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा, अमाउंट ऑफ वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर अंदर में प्रेजेंट वेपर के अमाउंट पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर अंदर में जो ये लिक्विड है जिसका ये वेपर निकल रहा है उस लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। और वेपर प्रेशर जो है यहाँ से जो टेम्परेचर दिया जा रहा है उस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हम लोग सीखे, डिपेंड किस पर करता है वो भी जान चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे किस पर डिपेंड करता है। आप लोग यहाँ तक नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट, अगर नहीं लिया तो फटाफट ले लो, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसकी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आप भी हेडलाइन दोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ठीक है।
तो यहां पर अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड ये क्या है, ठीक है। जैसे समझो यहां पर हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लिक्विड के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग ढंग के होते हैं, कंपाउंड्स अलग अलग है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे तुम लोग अगर बात करें वाटर की बात करें तो वाटर का जो ये स्ट्रक्चर होता है, एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अदर वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, तुमको पता है। इधर से भी दूसरा हाइड्रोजन दूसरा वाटर से जुड़ा हुआ होगा, यहां से भी ये दूसरे वाटर से यहां पर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इधर से दूसरे वाटर से, इधर से भी। तो यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। बट अगर वही हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल मात्र 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेफ्ट राइट से ये दूसरे इथेनॉल से जुड़ा हुआ रहता है। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर हम एक सिस्टम में यहां पर वाटर लिए हुए हैं और एक सिस्टम में यहां पर इथेनॉल लिए हुए हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 2 अदर इथेनॉल का ही अटैचमेंट होगा, यानी कि बहुत ही कमजोर फोर्स रहेगा यहां पर। जबकि यहां पर वाटर के एक मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और उसके कारण से मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स चिपके हुए रहेंगे तो वहां पर वो नहीं चाहेंगे कि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर बन के बाहर भाग जाए, वो उसको छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो कैसे वो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण से जो है वेपर नहीं बनना चाहता है। यानी कि अगर हम कहें तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ेगा अट्रैक्शन तो वेपर ऑलरेडी अमाउंट जो है वेपर का घट जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक लिक्विड में अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि जिस लिक्विड का नेचर ये होगा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होगा उसका वेपर प्रेशर जनरली हाई होगा, और यहां पर जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। जैसे अगर हम बात ले एग्जांपल दें यहां पर, तो अभी हम दिखाए यहां पर PH2, अगर हम बात करें PH2O, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन की बात करें, अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर क्या है, वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां पर जो है सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर यहां पर लगेगा, सॉरी सबसे कम वेपर यहां बनेगा, सबसे कम वेपर प्रेशर यहां लगेगा। इथेनॉल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं तो वाटर से कम फोर्स है, कम फोर्स है तो वाटर से वेपर यहां पर ज्यादा निकलेगा, है ना। वाटर के अकॉर्डिंग इसमें वेपर क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। बेंजीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के बीच में जो होता है ना वो वीक फोर्स काम करता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, माने कि वीक वेंडरवाल फोर्स काम करते हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा कि इसमें सबसे कम जो है यहां पर फोर्स है तो वेपर सबसे ज्यादा निकलेगा। अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो यहां पर PH2O की वेपर प्रेशर सबसे कम होगी, PC2H5OH की वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगी, और सबसे अधिक वेपर किसमें निकलेगा, बेंजीन के केस में सबसे ज्यादा यहां पर वेपर मिलेगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग यहां पर बात करें, यानी कि पहला तो हो गया नेचर ऑफ लिक्विड पर, जिसमें हमने देखा कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब दूसरा यहां पर पॉइंट है, नंबर 2 का पॉइंट यहां पर ले लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है क्या कहते हैं, टेम्परेचर। क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें यहां पर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का अगर हम लोग यहां पर रिलेशनशिप देखें तो टेम्परेचर है यहां पर, ये वेपर प्रेशर है। तो आप लोग सभी लोग जानते हो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी है कि वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी अंदर में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, मतलब यहां पर ये हो गया एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the vapor pressure
ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीज, लिक्विड नहीं किसी सब्सटेंस की बात कर दो, द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस आल्सो इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ऑलरेडी उस सब्सटेंस का अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, गैस का होगा। उससे कम किसका होगा, लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड को थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए उसको वेपर बनने के लिए, तब वेपर प्रेशर आएगा। और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड का वेपर प्रेशर की बात करें प्योर स्टेट में, तो लगभग लगभग जीरो ही होता है, जीरो ही मान लेते हैं, क्योंकि अकेले सॉलिड जो है वो नहीं वेपर नहीं देता, अकेले सॉलिड कभी भी वेपर नहीं देता है। वो वेपर देता है किस फॉर्म में, जब उसको किसी लिक्विड के संपर्क में लाएंगे तब उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है। प्योर स्टेट में किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पर जीरो अज्यूम करते हैं, हमेशा मानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने लिखा, देखा आपने कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप लोग भी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए हैं। हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हर एक सब्सटेंस का, मान लो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक लिक्विड है यहाँ पर, मान लो कि ए, ठीक है ना, इसमें ए लिक्विड भरा हुआ है, तो सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ किसके होंगे, ए के होंगे। सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ए के भरे हुए होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ए का मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम लोग यहाँ, ये क्लोज कंटेनर है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये वेपर देगा यहाँ से। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा, इस वेपर प्रेशर को बोलेंगे यहाँ पर पी नोट ए। ठीक है, पी नोट ए का मतलब क्या हुआ, पी नोट ए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये सब टर्म एकदम समझ के रखो अच्छे से, क्योंकि आगे इसी का यूज होने वाला है। राउल्ट लॉ वगैरह हम लोग ढेर ही पढ़ेंगे यहाँ पर, 3-4 वीडियो के बाद जो है ढेर सारा यहाँ पर टर्म आने वाला है, उन सब में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पी नॉट ए यहाँ पर जब लिखा हुआ है, पी नॉट ए मतलब समझना कि ए केवल हमारे पास लिक्विड था, यानी कि एक हमारे पास कंटेनर में प्योर ए था जिसको हमने गर्म किया, वहां से जो वेपर मिला, तो उसमें जो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और उसको इंडिकेट किए हैं पी नॉट ए से। ये किसी भी लिक्विड के लिए किसी टेम्परेचर पर फिक्स होता है, एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के लिए क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। डिपेंड नहीं करता है कि आप इसका जो है 10 ग्राम लिए हो कि एक टंकी लिए हो, आप उबाल रहे हो। हम पहले बता चुके हैं कि कंटेनर के साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि वेपर प्रेशर क्या होने वाला है। ठीक है ना, प्योर स्टेट में किसी का भी वेपर प्रेशर जो होता है बिल्कुल फिक्स्ड होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर खाली कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई मान लो कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है जिसमें कि मान लो कि ये लिक्विड बी है, ठीक है, तो इसमें सारा मॉलिक्यूल्स बी का होगा। तब जो यहाँ पर हीट करने के बाद जो ये वेपर देगा हम लोग को, तो ये वेपर ये कहलाएगा यहाँ पर पी नॉट बी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर क्या इंडिकेट किया जाएगा, इसको पी नॉट बी से, और वही प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे, पी नॉट ए से करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना कि वेपर प्रेशर जब हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ लिक्विड का ही वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सॉलिड के वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे, सॉलिड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 0 होता है। यानी कि एक बात याद रखिएगा, हमेशा नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि पी नॉट अगर कोई सॉलिड है तो कितना मान लेंगे उसको हम लोग, 0। यानी कि किसी सॉलिड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, जैसे कि चीनी का वेपर प्रेशर मान लिया जाए, नमक की बात कर ली जाए, सूखे नमक यानी कि प्योर नमक की बात कर ली जाए सॉलिड स्टेट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या मानोगे तुम लोग, 0 मान लोगे। ठीक है ना, अब देखो यहां से जो है हमारे पास अगर बात करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास यहां पर जो है क्या कहते हैं, अगर यही दोनों एक ऐसा मेरे पास सॉल्यूशन हो जिसमें कि ए भी हो और बी भी हम लोग मिक्स कर दिए हैं, ए भी हो और बी भी हो, यहां पर दोनों को मिक्स कर दिए हैं, ए बी ऐसे करके मिक्स कर दिए हैं। तब जो यहां पर इस कंटेनर में जो यहां वेपर बनेगा, इसमें क्या होगा, ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। यहां पर ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। लेकिन जो यहां पर 100% ए का वेपर था प्योर स्टेट में और यहां 100% बी का वेपर था, अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो इम्प्योर हो चुका है।
उसमें ए का भी वेपर होगा और बी का भी वेपर होगा। अब वहां पी नॉट ए या पी नॉट बी नहीं कहेंगे। अब हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे पार्शियल प्रेशर। अब इसको लिखेंगे पी ए और यहां पर और क्या होगा, पी बी होगा, वेयर पी ए इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of A, and PB is called partial pressure of B। ठीक है, A को बोलेंगे, PA को बोलेंगे partial pressure of A और PB को क्या बोलेंगे, partial pressure of B। तो कुछ सिंबल्स यहां पर आए हैं, उसको अच्छे से गौर करके देख लो। पीए और पीबी का यूज तब करेंगे जब पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। और पार्शियल प्रेशर के लिए क्या है कि जब हमारे पास एक सॉल्यूशन हो ए और बी का, तो जो उसमें वेपर बनेगा, दोनों यहां पर जो है उड़ने वाला हो, दोनों वेपर बन गया हो, तो इस वेपर में अगर दोनों का ही अमाउंट होगा तब यहां पर डेफिनेटली यहां पर जो है पी ए भी होगा और पी बी होगा, तब वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और केवल प्योर ए रहा तो वहां पर वेपर प्रेशर बनेगा पी नॉट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। यहाँ प्योर स्टेट के लिए पी नॉट ए पी नॉट बी का यूज किए हैं, और पार्शियल प्रेशर यानी इम्प्योर स्टेट में पी ए और पी बी की हम लोग यहाँ पर बात किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टोटल, इसको पी सॉल्यूशन लिख सकते हो, पी एस लिख सकते हैं या पी टोटल लिख सकते हैं, अगर ये निकालना हो तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि ए का खुद का प्रेशर प्लस बी का खुद का प्रेशर जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ऐसा मैथमेटिक्स में भी होता है, और ऐसा ये सिंपल नहीं है, ये डाल्टन का लॉ कहता है, ये डाल्टन्स लॉ कहता है। डाल्टन्स लॉ यहां पर यही कहता है कि किसी भी जो सिस्टम का अगर हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकाले, टोटल प्रेशर निकालते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है ना, द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, the total vapor pressure of any solution is always equal to the sum of partial pressure of their components। ठीक है, तो ये डाल्टन्स लॉ के मुताबिक यहां पर ये होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बाबू वेपर प्रेशर का। तो क्या सीखा हमने कि इवेपोरेशन के कारण से बनता है वेपर। ठीक है, उसके बाद अगर के वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना लो रहेगा वेपर प्रेशर उतना हाई रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर अगर प्योर स्टेट में किसी सब्सटेंस का दिखाए तो पी नॉट ए या पी नॉट बी लिखेंगे, और वही सॉल्यूशन में अगर हम लोग वेपर प्रेशर बनाए तो यहाँ पर पी ए या पी बी पार्शियल प्रेशर वो कहलाएगा। ठीक है, और डाल्टन लॉ क्या कहता है, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज इक्वल किसके होता है, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वेपर प्रेशर की बात हो गई। अब देखो यहां पर वेपर प्रेशर के बेसिस पर टोटल सब्सटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, सब्सटेंसेस को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। क्या क्या, तो एक वो सब्सटेंस जो वेपर बनाना चाहते हैं, जो चाहता है कि हमको हीट करो और हम वेपर बन जाए, और एक वो सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर तुम दो वो वेपर बनना नहीं चाहे। इस कंडीशन में यहां पर एक को बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट या वोलाटाइल सब्सटेंसेस, और एक को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वोलाटाइल में क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, है ना, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन वेपर फेज कह सकते हैं, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है तो वो क्या कहलाएगा, वोलाटाइल। जैसे कि पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, नहीं, वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, टॉल्यूइन हो गया, CCH5CH3 हो गया। ठीक है, उसी तरह ढेर सारे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कई सारे एसिड भी है। तो यहाँ पर ये सभी वोलाटाइल होते हैं क्योंकि ये जो है हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन वोलाटाइल में क्या क्या है, जैसे कि यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये तीनों जो है ना बड़ी हॉट क्वेश्चन है, ये तीनों जो है बड़ी हॉट
कंपाउंड्स है। आपके बुक में ना हमेशा इसी तीनों की चर्चा होती रहती है, नॉन वोलेटाइल। जब भी नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट लेते हैं तो यही तीनों में से कोई जनरली रहता है। वैसे रहने का तो मान लो कि सॉल्ट भी हो सकता है और इटीसी बहुत सारी चीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज ऐसे हैं जो गर्म करने के बाद जो है वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहलाते हैं, मतलब सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और ये सभी वोलाटाइल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो हम लोग जो है अपने आगे की पढ़ाई में जो सॉल्यूशन में जो आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसमें पहले हम लोग वैसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सॉल्वेंट के अंदर में घुला हुआ रहता है वोलाटाइल सब्सटेंस। उसमें हम लोग राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके हम लोग ग्राफ के बारे में सीखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। साथ ही साथ जब ये वोलाटाइल का कहानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे वहां पर, यानी कि लगभग 3-4 लेक्चर, 2-3 लेक्चर के बाद जो है हम लोग पहुंचेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से बने सॉल्यूशन पर, और उस पर हम लोग आधारित जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात होगी तो शुरुआत होगी हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। पहले हम लोग यहाँ पर राउल्ट लॉ, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, उस पर न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि हम लोग किसकी बात करेंगे बाबू, तो वहां पर वोलाटाइल लिक्विड वोलाटाइल सब्सटेंस से बने हुए सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे।